अस्सलाम वालेकुम। आई एम फरहान मीर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ शरियावेल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में दोस्तों हम एमटार टेक के बारे में डीप डाइव करने वाले हैं। ये स्टॉक मेरा पसंदीदा स्टॉक है, मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट भी है। मार्च 2021 में इसका आईपीओ आया था 575 रुपए पे और 2.5 साल में दोस्तों ये स्टॉक 5 गुना हो चुका है और अब जो स्टॉक मार्केट में इसकी प्राइस चल रही है वो है 2500 के आसपास। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये स्टॉक हम 5 गुना होने के बाद क्यों डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि मेरे हिसाब से ये स्टॉक में अभी यहां से भी 5 गुना होने का पोटेंशियल है। ऐसा क्यों है, डिटेल में इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एमटार टेक का बिजनेस क्या है। बिजनेस में हम देखेंगे कि कौन उसके प्रोमोटर हैं, कौन से डिफरेंट सेगमेंट्स या सेक्टर में बेसिकली ये ऑपरेट करता है, कौन से उसके कस्टमर्स हैं और क्या थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज हैं एमटार टेक के लिए कमिंग ईयर्स में। उसके बाद दोस्तों हम डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस भी स्टॉक का करेंगे, टॉप लाइन देखेंगे, बॉटम लाइन देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर एक्चुअली एमटार टेक में अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं, तो ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। नेट कैश फ्लोज भी देखेंगे। नेट कैश फ्लोज एक्चुअली निगेटिव है, क्यों है उसका भी रीजन हम लोग समझेंगे। तो इसमें पूरा फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग एमटार टेक का करेंगे। तो ये वीडियो में दोस्तों एक आपको समझ भी आएगा कि किस तरीके से फंडामेंटल चीजों को देखा जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से की जाती है। तो ये एनालिसिस को आप बाकी वीडियो में भी बाकी स्टॉक में भी अप्लाई कर सकते हैं और अपना डिसीजन आप ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों भी हम लोग देखेंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो शॉर्ट टर्म में भी एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना हुआ है एमटार टेक में, जो आपको यहां से बहुत अच्छा शॉर्ट टर्म में भी रिटर्न दे सकता है। एंड ऑब्वियस सी बात है लॉन्ग टर्म में भी के चार्ट भी देखेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि क्यों इस स्टॉक में मल्टीबैगर होने का पोटेंशियल है। वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, 10 15 20% किसी स्टॉक से कमाना है, तब तो ठीक है, बहुत ज्यादा स्टॉक के बारे में आप नहीं भी जानते हैं, सिर्फ चार्ट वगैरह आपने देख लिया, आपका काम हो जाता है। लेकिन अगर आपको मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए, तो मल्टीबैगर रिटर्न दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कन्विक्शन से ही आता है। और कन्विक्शन कब आएगा? कन्विक्शन तब आएगा जब आपकी एनालिसिस बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होगी। जितना ज्यादा आप कंपनी के बारे में जानेंगे, उतना ही ज्यादा कन्विक्शन के साथ आप स्टॉक को होल्ड कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपके नॉलेज में जरूर इजाफा होगा। कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले दोस्तों हम एमटार टेक के बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। ये कंपनी दोस्तों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर में ऑपरेट करती है। इसके प्रोडक्ट्स भी जो है वो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। अगर इसकी जगह हम किसी नॉर्मल कंपनी को एनालाइज करते हैं, लेट से ब्रिटानिया, तो उसके प्रोडक्ट काफी सिंपल है, एक आम आदमी समझ सकता है। एमटार टेक में थोड़ा सा डिफिकल्टी है, बट स्टिल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले अगर आप देखोगे ना तो ये कंपनी 1970 में स्टैब्लिश हुई थी। इसका मतलब है इट्स बीन मोर देन 50 इयर्स कंपनी एग्जिस्टेंस में है, चल रही है, ग्रो भी कर रही है। अगर इसके फाउंडर मेंबर की बात करें तो पी रविंद्र रेड्डी एंड के सत्यनारायण रेड्डी, ये दो लोगों ने दोस्तों इस कंपनी को एस्टैब्लिश किया था। इंपॉर्टेंट अगर आप ये चीज देखना है कि कंपनी कौन से सेक्टर में या कौन से सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है, तो जो पहला सेक्टर सेगमेंट है वो है क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी का मतलब होता है ग्रीन हाइड्रोजन बनाना। तो एमटार टेक बेसिकली ब्लूम एनर्जी कंपनी को कुछ कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है। तो ब्लूम एनर्जी कंपनी जो कंपनी है वो ग्रीन हाइड्रोजन बनाती है। तो एमटार टेक कौन से कंपोनेंट प्रोवाइड करती है? इसमें आता है पावर यूनिट्स। पावर यूनिट में भी आप देखोगे ना तो 3 कंपोनेंट है, एक हॉट बॉक्सेस है, एक हाइड्रोजन बॉक्सेस है एंड इलेक्ट्रोलाइजर्स है। तो बेसिकली एमटार टेक हॉट बॉक्सेस, हाइड्रोजन बॉक्सेस एंड इलेक्ट्रोलाइजर ब्लूम एनर्जी को प्रोवाइड करती है, जिसका यूज करके ब्लूम एनर्जी जो कंपनी है वो ग्रीन हाइड्रोजन या पावर बनाती है। अब ब्लूम एनर्जी और एमटार टेक का जो एसोसिएशन है वो मोर देन 9 ईयर्स है। तो ये पहला सेगमेंट है जिसमें एमटार टेक काम करती है। अब जो नेक्स्ट सेक्टर की या सेगमेंट की हम बात करेंगे तो वो आता है डिफेंस एंड एरोस्पेस। तो आप देखिए कि डिफेंस और एरोस्पेस में ये कंपनी मोर देन 4 डिकेड, 40 साल से ज्यादा से कंपनी इस सेगमेंट में काम कर रही है। जितना भी आप देखते हैं ना, जो इंडिया ग्रो कर रहा है, तरक्की कर रहा है, जो भी अंतरिक्ष बोलेंगे या फिर चांद पे जो भी चीजें इंडिया यहाँ से भेज रहा है, जो भी सैटेलाइट भेजता है, जो भी मिसाइल भेजता है, उसमें जो भी कंपोनेंट्स लगते हैं, उसका सबसे बड़ा सप्लायर एमटार टेक है। इनफैक्ट जो रिसेंट अब जो अभी अपना प्रोजेक्ट हुआ है चंद्रयान 3, मिशन मंगल, आप कोई भी बोलिए, हर एक सैटेलाइट और मिसाइल में एमटार टेक के कंपोनेंट्स लगते हैं। इनफैक्ट लास्ट टाइम एक न्यूज भी पढ़ रहा था जिसमें बता रहे थे कि सैटेलाइट के जो आगे का कैमरा है उसकी जो लेंसेस हैं वो भी एमटार टेक प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारी चीजें एमटार टेक यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है। आप देख सकते हैं मशीन कंपोनेंट, सब सिस्टम इंटीग्रेशन टू वेरियस डिफेंस प्रोग्राम। उसके अलावा अगर डिफेंस सेक्टर में इनके जो अगर आप जो क्लाइंट है वो आप देखोगे
तो सबसे बड़ा क्लाइंट इनका इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लाइंट है उनका डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा जो बाकी जो पीएसयूज हैं जो डिफेंस सेक्टर में ऑपरेट करते हैं, जैसे बीडीएल हो गया, एचएएल हो गया, बीईएल हो गया, तो ये सब बेसिकली जितने भी गवर्नमेंट्स के डिफेंस रिलेटेड जो भी डिफेंस रिलेटेड जो सैटेलाइट या मिसाइल जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ना, सब के सब एमटार टेक के पास ही है ऑलमोस्ट। थर्ड जो सेक्टर है दोस्तों वो है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर में भी आप देखेंगे अगेन 4 डिकेड्स के आसपास से एमटार टेक उस बिजनेस में है। जितने भी प्रोडक्ट बेसिकली गवर्नमेंट को ही सप्लाई ये लोग करते हैं। इनका जो मेन जो क्लाइंट है वो है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन एनपीसीआईएल। एनपीसीआईएल दोस्तों ये इनका मेन ऑर्गेनाइजेशन मेन जो कस्टमर है वो है। इसमें भी जो भी न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट्स लगते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह में लगते हैं, ये सब कंपोनेंट्स आपको एमटार टेक प्रोवाइड करता है। ये देखिए फ्यूल मशीनिंग है, ड्राइव मैकेनिज्म, ब्रिजेस, कॉलम्स एंड कूलेंट चैनल्स, तो ये सब कंपोनेंट न्यूक्लियर पावर के लिए एमटार टेक ही प्रोवाइड करता है। एमटार टेक के क्लाइंट्स या कस्टमर की अगर आप बात करेंगे ना, तो बहुत ही सॉलिड क्लाइंट्स और कस्टमर है। जो सबसे बड़ा कस्टमर उनका है जो क्लीन एनर्जी वाला है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्लूम एनर्जी। उसके बाद अगर आप डिफेंस की बात करें तो इसरो इसका बहुत बड़ा क्लाइंट है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद डीआरडीओ है इनके पास। उसके बाद अगर आप देखो जो उनका न्यूक्लियर पावर का जो बिजनेस है, उनके पास न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। तो इनके जो क्लाइंट्स हैं ये बहुत ही सॉलिड क्लाइंट्स हैं। जो देखिए ये जो बिजनेस आप समझिए, जो एमटार टेक के जो बिजनेस हैं, ये ऐसे बिजनेस नहीं कि जो रातों रात खड़े हो जाएं। अगर क्लीन एनर्जी की बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, इसमें दोस्तों बहुत ही ज्यादा कैपेक्स लगता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो ये बिजनेस रातों रात खड़े नहीं हो सकते। जो दूसरा जो प्रोजेक्ट है डिफेंस वाला, उसमें तो बेसिकली ये तो साइंटिस्ट लोगों का काम है, तो ये बिजनेसेस रातों रात खड़े नहीं हो सकते। तो जो भी काम रहेगा इस रिलेटेड गवर्नमेंट वगैरह का, इनको ही मिलना है। मतलब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि बिजनेस को थ्रेट क्या है। तो सबसे पहले उसके लिए हम ये देखेंगे कि एमटार टेक का टोटल रेवेन्यू आता कहां से है। तो ये देखिए ये यहाँ पे रेवेन्यू का ब्रेकअप दिया हुआ है। तो एमटार टेक का ऑलमोस्ट 60% के आसपास जो रेवेन्यू आता है वो क्लीन एनर्जी से आता है, जो सबसे पहला इसका बिजनेस वर्टिकल है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है ना, इस 60% में से भी ऑलमोस्ट 90% जो है ना, आप समझिए 90% के आसपास इसका सिर्फ एक ही क्लाइंट से आता है, वो है ब्लूम एनर्जी से। तो आप समझिए कि एमटार टेक का मोटा मोटा 50% के आसपास जो पूरा रेवेन्यू है वो एक क्लाइंट से आता है, ब्लूम एनर्जी से। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये होती है ना कि यार क्लाइंट कम होता है, तो कल को अगर ब्लूम एनर्जी कंपनी को कोई इश्यू आता है, या फिर इन्होंने ऐसा सोचा कि अब एमटार टेक को हमारे को काम नहीं देना है, तब जाके दिक्कत आती है। उसके अलावा अगर बाकी भी आप सेक्टर में काम देखेंगे, जैसे ये डिफेंस, स्पेस एंड डिफेंस में आप देखिए, इसमें भी लिमिटेड इनके पास क्लाइंट है, इसरो है, डीआरडीओ है, लिमिटेड क्लाइंट्स है। अगर आप ये जो न्यूक्लियर ये वर्टिकल पे आप देखेंगे तो इसमें भी इनके पास एनपीसीआईएल एक लिमिटेड क्लाइंट है। तो अगर आप देखोगे ना तो एमटार टेक में प्रॉब्लम ये है कि इनका जो बिजनेस है ना, ये बहुत ही कम कस्टमर पे टिका हुआ है। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है ना कि ये जो कस्टमर इनके जो है वो बहुत ही सॉलिड कस्टमर है, जो रातों रात इस मार्केट से नहीं उड़ने वाले। और ये लोग ना ये ऑर्डर दूसरों को दे भी नहीं सकते, क्योंकि इतनी सारी टेक्नोलॉजी वगैरह, इतना सारा कैपेक्स, इतनी सारी रिसर्च, कोई भी कंपनी इसके ऑल्टरनेट रातों रात खड़ी हो भी नहीं सकती। प्लस कुछ और सपोर्टिव चीजें भी हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट ने बेसिकली एक पॉलिसी अनाउंस की हुई है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पॉलिसी 4 जनवरी को अनाउंस हुई है। इस पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट का ऐसा बोलना है कि बाय 2047 हम लोग एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, एंड बाय 2070 हम लोग को टोटली एनर्जी पे जीरो डिपेंडेंस हमको चाहिए। और इस पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट का ऐसा बोलना है कि हमें ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट करना है, ये गवर्नमेंट का मिशन है। अब आप समझिए कि पूरे वर्ल्ड में ये काम करने वाले वैसे ही कम प्लेयर है। हम लोग बाहर वाले जो ब्लूम एनर्जी कंपनी यूएस है, यूएस में उसको सप्लाई करें। अब अगर इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन से अगर फ्री होना है, तो सबसे बड़ा बेनिफिशियर कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है, एमटार टेक ही होगा। और इसके एक्चुअली ना गवर्नमेंट से बहुत अच्छे रिलेशन है। अगर आप देखो ना, जितने डिफेंस के ऑर्डर सब इन्हीं को मिलता है। तो अगर गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है और ये सब जो इंप्लीमेंट होने वाला है, तो इसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी कौन होने वाला है? एमटार टेक। तो पहला जो प्रॉब्लम मैंने आपसे जो डिस्कस किया, जो क्लीन एनर्जी पे है, कि क्लीन एनर्जी में 90% रेवेन्यू उसका ब्लूम एनर्जी से आता है। बट जैसे ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा ना, तो वो जो ब्लूम एनर्जी पे एमटार टेक की जो डिपेंडेंसी है ना, वो काफी हद तक कम हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट है सेगमेंट इनका जो वर्टिकल है वो डिफेंस का है। एंड ऑब्वियस सी बात है, आजकल आप देखिए इंडिया जो सैटेलाइट को लेके या मिसाइल्स को लेके कितना ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। और अभी एमटार टेक को
एक डिफेंस रिलेटेड भी ऑर्डर मिला हुआ है, डिफेंस रिलेटेड एक लाइसेंस भी मिला हुआ है। इसका मतलब है वो स्पेस में भी ये कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही है। तो ये तो दोस्तों कुछ बिजनेस को हमने समझने की कोशिश की। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे और समझते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ये पार्ट शायद से थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भी हो सकता है लोगों के लिए, बट फंडामेंटल एनालिसिस जहाँ पे रेशियोज हैं, जहाँ पे नंबर्स हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। फंडामेंटल एनालिसिस में दोस्तों बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमें सब चीजें नहीं देखनी होती। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू आप ये समझेंगे कि जब भी आपको किसी कंपनी को एनालाइज करना है तो क्या क्या चीजें आपको उसमें देखनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको स्टॉक का पी देखना चाहिए। स्टॉक का पी अगर आप देखोगे तो एम्टार टेक का जो पी है वो 74 के आसपास है। ऑब्वियस सी बात है 74 का पी हायर एंड पे ही है। इतना महंगा पी कंपनी अगर महंगी पी की कंपनी है तो अच्छी नहीं होती, लेकिन ये जो महंगा है उसके पीछे कोई रीजन है। उसका आपने जस्ट अभी बिजनेस देखा, उसके सेगमेंट्स देखे, उनके पास जितना ऑर्डर है, उनका जो फ्यूचर है, ये सब देखते हुए कंपनी को 74 का मल्टीपल मिला हुआ है। या ऐसी कंपनी है दोस्तों जो महंगी थी और महंगी रहेगी। अब अगर हम रेशियोज की बात करें तो आरओसी और आरओई ये दोनों रेशियो भी अच्छे ठीक ठाक से रेशियो है, 20% के आसपास है। लेकिन आप समझिए ये जो स्टॉक का पी है, आरओई आरओसी है, इस पे आप बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर सकते, बिकॉज इनमें तो क्या है कि जो रेशियोज है इनमें तो वो चीज है जो पास्ट में हो चुकी है। इसमें ये थोड़ी ना बता रहे कि इसका फ्यूचर क्या है, इनके फ्यूचर में क्या ऑर्डर्स हैं, या ये लोग क्या कैपेक्स कर रहे हैं, या फ्यूचर में की क्या अर्निंग होने वाली है। इसलिए ये रेशियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो चीजें हम आगे चल के अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको क्वार्टरली सेल देखना चाहिए। दो चीजें होती है किसी भी बैलेंस शीट में, एक होता है सेल्स और एक होता है उसका नेट प्रॉफिट। सेल मतलब बेसिकली कंपनी का रेवेन्यू, इसको टॉप लाइन भी बोलते हैं, और नेट प्रॉफिट को बॉटम लाइन भी बोलते हैं। तो दो चीजें होती है, एक तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन। आपने काफी सारी न्यूज चैनल वगैरह में सुना होगा, टॉप लाइन मतलब सेल्स, सेल्स मतलब रेवेन्यू। ऑब्वियस सी बात है सेल फाइनल चीज नहीं होती, क्योंकि सेल्स में बहुत सारे एक्सपेंसेस वगैरह भी होते हैं। फाइनल चीज होती है वो नेट प्रॉफिट होती है। तो अगर आप कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं तो आपको यह देखना है कि सेल्स बढ़ना चाहिए, नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ रहा है तो कंपनी सही है। हालांकि क्वार्टरली रिजल्ट उतने ज्यादा जस्टिफाई नहीं होते, बिकॉज कैसा है कि किसी एक क्वार्टर में किसी एक चीज की वजह से, कोई फैक्टर की वजह से प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है, सेल्स ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए वी शुड फोकस मोर ऑन ईयरली डेटा। बट फिर भी आप देखिए कि सबसे पहले अगर हम सेल्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए 78 99 ये कंटिन्यूअसली बढ़ ही रहा है। ऑब्वियस सी बात है एक आध दो क्वार्टर में ऊपर नीचे तो हो सकता है, बट जो ट्रेजेक्ट्री है वो ऊपर की तरफ ही है। ये देखिए सेल्स कंटिन्यूअसली इसका बढ़ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर आप नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं 13 करोड़ के आसपास का जो नेट प्रॉफिट था वो बढ़ के 31 के आसपास पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो सेल्स है और जो प्रॉफिट है वो क्वार्टरली बढ़ ही रहा है। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है ईयरली बेसिस पे क्या हो रहा है। ईयरली बेसिस पे अगर आप चेक करोगे ना सेल्स का, तो आप देख सकते हैं, यहां से आप चेक कर सकते हैं, एक दो मार्च 2016 में 81 करोड़ के आसपास था। कंटिन्यूअसली आप देखिए सेल्स कैसे बढ़ता जा रहा है, ये देखिए। और ये सेल्स अभी हो चुकी है 635 करोड़ की। टीटीएम मतलब लास्ट 12 मंथ 635 करोड़ के आसपास की सेल हो चुकी है यहां से, मार्च 2016 से आप चेक कर सकते हैं। और सेम अगर आप यहां से प्रॉफिट भी आप देखेंगे, इनफैक्ट जो नेट प्रॉफिट था वो जीरो के आसपास था, इधर तो निगेटिव भी हो चुका था, -15 करोड़। यहां से बढ़ता हुआ प्रॉफिट जा रहा है और अब ये प्रॉफिट 107 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो इसका क्लियर मतलब है कि कंपनी का जो सेल्स है वो कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है। ये एक्सट्रीमली पॉजिटिव चीज है। बैलेंस शीट में दोस्तों एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको देखनी चाहिए, जिसपे मैं काफी फोकस करता हूं, वो होता है CWIP। कंपनी के टोटल एसेट कितने एंड CWIP। CWIP का मतलब होता है कैपिटल, जो कैपिटल इन प्रोग्रेस। इसका मतलब है जो एक्सपांशन के लिए कंपनी ने कितना पैसा लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो कैपेसिटी एक्सपांशन में यहां पे आप देख सकते हैं कंपनी ने ऑलमोस्ट 63 करोड़ रुपया, तो 63 करोड़ रुपए कंपनी के CWIP में, मतलब कैपिटल इन एक्सपांशन। ऑब्वियस सी बात है कुछ एक्सपांड कर रहे हैं, आप जब एक्सपांड करेंगे तो इससे ऑब्वियस सी बात है बिजनेस की ग्रोथ होने वाली है। और जो टोटल एसेट है कंपनी के, वो भी आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहे हैं। एक टाइम पे कंपनी पे 300 करोड़ के आसपास के एसेट थे, अब कंपनी के पास 1000 करोड़ के ऊपर के एसेट हो गए। मतलब कंपनी के एसेट भी बढ़ रहे हैं और कंपनी नया कैपेक्स भी कर रही है। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं देखता हूं वो है नेट कैश फ्लोज। नेट कैश फ्लोज का मतलब होता है कि सब कुछ करके जो प्रोमोटर है उसकी जेब में कितना रुपया आया, मतलब जो मेन मालिक है उसकी जेब में कितना रुपया आया। अब यहाँ पे आप देखिए ये साल में जो नेट कैश फ्लोज है वो एक्चुअली निगेटिव है। इसका मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी कंपनी अल्टीमेटली लॉस में ही है, उनके पास कुछ आया नहीं।
हालांकि देखा जाए तो आंकड़ा थोड़ा सा बेटर हो रहा है। लास्ट ईयर वो था -121 करोड़, वो गिर के कम होके -47 करोड़ हो गया, बट स्टिल प्रॉब्लम तो है, नेट कैश फ्लो निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए काम करते हैं, ये समझते हैं कि निगेटिव क्यों है। ये देखिए, मेजर फैक्टर निगेटिव होने का क्या है कि -88 करोड़, ये जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। अब अगर आप देखोगे ना तो ये -88 करोड़ कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, ये देखिए -88 करोड़ में सबसे जो बड़ा पार्ट है कि ये निगेटिव लोग क्यों हुए, क्योंकि -107 करोड़ का लोग ने फिक्स एसेट परचेस किया हुआ है। तो देखिए, हालांकि नेट कैश फ्लोज इनका निगेटिव है, तो आपको चीज समझनी है कि नेट कैश फ्लोज इनका निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि इनके पास जो पैसा आया ना, उसमें से 107 करोड़ से उन्होंने फिक्स एसेट खरीदा है। फिक्स एसेट में हो सकता है कंपनी खरीदी होगी, हो सकता है कोई फैक्ट्रीज लगाई होगी। तो अल्टीमेटली तो ये आप समझिए कि कंपनी की ग्रोथ के लिए तो फायदा ही है। तो अगर आप इसे 107 करोड़ को हटा देते हैं, एंड इनफैक्ट 32 करोड़ के आसपास से लोग ने इंटरेस्ट भी पे किया हुआ है, तो अगर आप इन चीजों को हटा देते हैं तो आप देख सकते हैं कि नेट कैश फ्लो एक्चुअली कंपनी का पॉजिटिव है। बट कंपनी ने एक्सपांड किया हुआ है अपने आप को, और एक्सपांड करना अपने आप में एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी के पास उतनी ज्यादा डिमांड है, तभी तो कंपनी ने फिक्स एसेट परचेस करने के लिए पैसा डाला है ना। तो ये अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। अब जो नेक्स्ट चीज आप देखना चाहेंगे वो है कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये दोस्तों मैं बहुत ही इसको इंपॉर्टेंस देता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये बताता है कि कंपनी के जो मेन लोग हैं, जो प्रोमोटर्स हैं, उनके पास कितना होल्डिंग है। एफआईएस मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर, और डीआईएस मतलब जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर। तो एफआईएस मतलब बेसिकली जो गोरे लोग हैं उनकी बात हो रही है, और डीआईएस मतलब जो म्यूचुअल फंड है, जो बड़े लोग हैं बेसिकली वो, और एक होता है पब्लिक। तो चार चीजें होती है यहाँ पे इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में। एक प्रोमोटर्स, जो कंपनी के मेन लोग हैं, उसके बाद जो एफआईएस हैं वो, जो डीआईएस, एफआईएस मतलब फॉरेन वाले, डीआईएस मतलब म्यूचुअल फंड वाले, और पब्लिक। तो इसमें अच्छा किसको माना जाता है? सिंपल सी बात है, अगर प्रोमोटर की होल्डिंग ज्यादा है तो वो क्या बताती है, वो ये बताती है कि जो प्रोमोटर है या जो मेन लोग हैं उनको कंपनी पे बहुत ज्यादा भरोसा है। तो ज्यादा प्रोमोटर होल्डिंग होना ये अपने आप में एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर एफआईएस भी पैसा लगा रहे हैं, तो एफआईएस मतलब गोरे लोग अगर लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है रिसर्च करके लगा रहे हैं, तो अगर एफआईएस की होल्डिंग भी ज्यादा है तो भी अच्छी पॉइंट है। डीआईएस लोग पैसा लगा रहे हैं, मतलब म्यूचुअल फंड वाले लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग भी स्टडी करके लगा रहे हैं, तो उनकी होल्डिंग भी ज्यादा है, तो अच्छा है। बुरा क्या है? बुरा यह है कि पब्लिक की होल्डिंग ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पब्लिक मतलब आम और हम जैसे रिटेल लोग। तो ऐसा माना जाता है कि अगर रिटेल लोगों का ज्यादा पैसा लगा है तो उस कंपनी को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि रिटेल पब्लिक उतना नहीं सोचती नहीं है पैसा लगाने के पहले। अब यहाँ पे आप देखिए कि प्रोमोटर की अगर होल्डिंग की हम बात करें, तो एक टाइम पे प्रोमोटर की जो होल्डिंग थी मार्च 2021 में, वो थी 50% के आसपास। जब इसका आईपीओ आया था वो घट के हो चुकी है 39 के आसपास। इसका मतलब है प्रोमोटर ने अपने शेयर बेचे हुए हैं। अब ये एक्सट्रीमली निगेटिव पॉइंट है। अगर प्रोमोटर अपने शेयर बेचता है तो आप समझिए कि कुछ तो प्रॉब्लम है। प्रोमोटर ऐसे ही कोई भी कंपनी का शेयर नहीं बेचता। अगर बेचा है तो उसने समझिए कि एक्सट्रीमली कोई तो भी निगेटिव पॉइंट है। अब जो नेक्स्ट है, बट इसमें और भी चीजें हमको देखनी पड़ेगी कि अगर प्रोमोटर ने बेचा है तो ऑब्वियस सी बात है खरीदा किसने, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोमोटर के बेचने पे पब्लिक खरीदती है तब तो प्रॉब्लम है। अगर प्रोमोटर ने बेचा और उसके जो खरीदा वो एफआईएस और डीआईएस ने खरीदा, तो हम समझ सकते हैं कि ये तो अच्छी बात है। ठीक है, अब एफआईएस की होल्डिंग आप देखिए, प्रोमोटर की भली होल्डिंग धीरे धीरे यहाँ पे कम हो रही है। अगर एफआईएस की आप होल्डिंग देखिए तो एक टाइम पे एफआईएस की जो होल्डिंग थी वो 3% के आसपास थी, 1.91 भी हो चुकी थी, जो बढ़ के आज 4.52 हो गई। तो एफआईएस का कॉन्फिडेंस इस कंपनी पे बढ़ा हुआ है, पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट जो डीआईएस है, उनकी होल्डिंग भी आप देखिए 23% से बढ़ के 28% हो गई। इसका मतलब है कि जो प्रोमोटर ने बेचा है वो एफआईएस और डीआईएस ने एब्जॉर्व किया है। और अगर आप पब्लिक की होल्डिंग भी देखेंगे ना, तो पब्लिक की होल्डिंग में इनफैक्ट बढ़ी हुई है 22% के आसपास से 28%। अब इसमें थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले कौन से प्रोमोटर ने इसको बेचा। तो अगर आप यहाँ पे इसको एक्सपांड करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किन लोगों ने अपनी कंपनी में बेचा हुआ है। अब जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि रविंद्र रेड्डी एंड श्रीनिवासन रेड्डी, ये दो लोगों ने कंपनी स्टैब्लिश की थी। पी रविंद्र रेड्डी एंड के श्रीनिवास रेड्डी, मतलब पी और के वाले जो भी है ना, ये प्रोमोटर ग्रुप वाले हैं। तो आप इसमें देखिए के शालिनी के सत्यनारायण रेड्डी के रिलेटिव्स में आती होगी। तो के शालिनी का अगर आप स्टेक देखेंगे तो इनका स्टेक कम नहीं हुआ है। तो ये अपने आप में कॉन्फिडेंस देता है कि 6.80 इनका इनका कम नहीं हुआ है। तो ये अपने आप में कॉन्फिडेंस देता है कि भाई चलो कम से कम प्रोमोटर ने नहीं बेचा हुआ है। ये देखिए ये के, ये मुझे एक्चुअली सबके बारे में तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बट ये जो है ना वामशीधर रेड्डी, ये एक्चुअली कंपनी के एक्स प्रोमोटर हैं। 2007-8 के आसपास शायद से कंपनी में ये लोग थे। तो इन्होंने अपने शेयर्स बेचे हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि अब ये प्रोमोटर में फिलहाल नहीं है।
तो इन्होंने अपने शेयर बेचे 6.8 से चल के 6.31। उसके बाद जो नेक्स्ट है ना, ये देखिए पी श्रीनिवास रेड्डी, ये कंपनी के फिलहाल मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये रविंद्र रेड्डी जो है, पी रविंद्र रेड्डी उनके बेटे हैं। तो अब जो मेन डायरेक्टर हैं वो बेसिकली ये हैं, पी श्रीनिवास रेड्डी। तो अगर इनकी होल्डिंग आप देखते हैं 4.53, तो ये 4.53 इनफैक्ट ये देखिए इंटैक्ट है। तो जो मेन एमडी है उन्होंने अपनी होल्डिंग नहीं बेची है, के शालिनी ने भी नहीं बेची है, और बाकी सब नाम तो मुझे इसमें मिल नहीं पाए। लेकिन अगर इन सबको मैं समरी करूं तो एक बात आप समझ सकते हो कि होल्डिंग जरूर बेची गई है, लेकिन जो मेन प्रमोटर हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग नहीं बेची है। जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं, जो पैसा अपना लगाते हैं, या फिर जो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो लोगों ने होल्डिंग बेची। तो एग्जिस्टिंग प्रमोटर ने होल्डिंग नहीं बेची, ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। एंड ऑब्वियस ही बात है, जिन्होंने बेची सेफ हैंड्स, एफआईज एंड डीआईज ने बाय किया। अब क्वेश्चन आता है कि पब्लिक ने भी तो बाय किया। तो अगर पब्लिक की होल्डिंग को हम एक्सपांड करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो 23 से जो 28 का आंकड़ा हुआ है, ये इसकी वजह से हुआ है 4.23%। अब 4.23% किसने बाय किया? तो ये देखिए प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट, मतलब बेसिकली ये भी एक फर्म ही है, ये भी कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर नहीं है। तो इन्होंने 4% के आसपास बाय किया। तो अगर 4% आप हटा देते हैं तो ऑलमोस्ट 23% के आसपास इनका स्टेबल है। तो इससे ये समझ में आता है कि प्रोमोटर ने भले ही बेचा हो, लेकिन बाय किसने किया? एफआईज और डीआईज ने बाय किया, पब्लिक ने बाय ज्यादा नहीं किया हुआ है। तो ये कंपनी में अपने आप में कॉन्फिडेंस देता है। ये तो कुछ चीजें थी जो मैं कंपनी में देखता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस में। और भी बहुत सारी चीजें, और कुछ चीजें कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड करती हैं। जैसे अगर कोई कंपनी एफएमसीजी में काम करती है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, डेब्टर रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी को कितने दिन में अपना पैसा मिल जाता है। तो वो खैर ये कंपनी में उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट आप बोल सकते हो कि 80% टाइम, 80-90% ऑफ द टाइम इतना फंडामेंटल एनालिसिस आप करोगे या इतनी चीजें आप देखोगे तो इट इज मोर देन इनफ। बाकी कंपनी टू कंपनी 10-20% और चीजें भी डिफरेंट हो सकती हैं। अब दोस्तों चलते हैं एमटार टेक का टेक्निकल एनालिसिस का हम चार्ट देखते हैं। बहुत ज्यादा हिस्ट्री तो अपने पास अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ये स्टॉक मार्च 2021 में लिस्ट हुआ था, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2.5 साल में स्टॉक 5 गुना हो गया। अब जो रिसेंट प्राइस इसकी है, आप देख सकते हैं कि पिछला जो टॉप बना था, अब ये स्टॉक उसी के आसपास है। मतलब जो पुराना इसका जो रेजिस्टेंस था, अब वो उसको सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अब लॉन्ग टर्म का आप चार्ट देखिए, ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये आप देखिए ये करीब करीब 2 साल के आसपास का ये ब्रेकआउट है। तो 2 साल के आसपास का ब्रेकआउट इतनी अच्छी कैंडल से इसने दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 साल का ब्रेकआउट कम से कम ये स्टॉक को यहां से डबल लेके जाने की पूरी पोटेंशियल लगता है। तो आज अगर आप देखोगे 2600 के आसपास का ये स्टॉक है, ये यहां से इजीली ये स्टॉक डबल हो सकता है। ये उसका दोस्तों वीकली चार्ट है। तो थोड़े से अगर लंबे टाइम की हम बात करें, मैंने जब ये स्टॉक ये जो लेवल ब्रेकआउट किया था ना, ये वाली कैंडल पे मैंने ये स्टॉक को बाय किया करीब करीब 1850 के आसपास ये स्टॉक मैंने बाय किया, और अब जब गिरावट हुई तो वापस मैंने स्टॉक को ऐड किया हुआ है। तो अगर हम लोग इसके छोटे चार्ट में जाके देखते हैं कि डेली में, ये तो लंबे टर्म की बात हो गई कि यहां से कम से कम ये स्टॉक डबल हो सकता है। टेक्निकल चार्ट आप देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निकल चार्ट पैटर्न है। एक राउंडिंग बॉटम टाइप का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, जिसका यहाँ पे क्लियरली उसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। अब अगर हम इसका डेली चार्ट देखते हैं तो आप देख सकते हो, ये देखिए एक अच्छी अप ट्रेंड के बाद एक बहुत ही अच्छी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। तो जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, इसकी जो भी लो है, इसका आप स्टॉप लॉस लगा के मेरे ख्याल से इस स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, द फर्स्ट टारगेट विल बी ये जो इसका ऑल टाइम है, सबसे पहले तो ये निकलेगा, और इसके बाद भी स्टॉक में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो इसके आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के, इसके आसपास का एक टारगेट लगा के जो स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट मेरे ख्याल से दोस्तों ये ऐसा स्टॉक है ना, इसको आपको ये छोटे मोटे टारगेट का वेट नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा स्टॉक है जो यहाँ से बहुत ज्यादा जिसमें पोटेंशियल है मल्टी बैगर होने का। अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, ये दोस्तों मैंने एनालिसिस की हुई है, और ये एनालिसिस मैंने कब चालू की थी पता है? जब ये गिर रहा था ना स्टॉक, ये देखिए ये जब स्टॉक यहाँ पे गिर रहा था ना, तभी से मैं इस पे रिसर्च कर रहा था ताकि ये वीडियो मैं आपके लिए ले आ पाऊं। और थोड़ा सा मैं एक्चुअली लेट हो गया, बिकॉज ये कैंडल यहाँ पे 5-1% की बन गई। अगर ये वीडियो यहाँ पे बन जाता तो शायद से और ज्यादा बेनिफिट होता। बट दोस्तों एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं। तो आप देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एडवाइस नहीं है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। अब ताकि देखिए इससे लाइक शेयर करने से हमें कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन एक यूट्यूब को ये पता चलता है कि भाई ये वीडियो लोग कंटेंट देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं।
इससे हमें और मोटिवेशन मिलता है और लोगों तक हमारा कंटेंट पहुंचता है। तो सपोर्ट कीजिए इस वीडियो को। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बहुत ही जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।